Now students, today we will discuss alternating current containing only a capacitor. Alternating current, AC current containing only a capacitor. Okay, so this is the diagram. This is a capacitor connected to the AC source. So consider a pure conductor C connected across a source of EMF given by, that is, E is equal to E naught sine of omega t. So due to the continuous charging and discharging of the capacitor plates, when you will give a supply to this capacitor, it will first charge, it will start charging and then it will discharge. ठीक है, so continuous but alternating current exists in the capacitor. Continuous but alternating means you can see here current acquires maximum value then minimum value. Similarly voltage will acquire its maximum value then its minimum value, again its maximum to downside to negative side, and then again its value is 0. So at any instant we can say, at any instant, ओके कि मान लो किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ऐसे टाइम में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट, दैट इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ. आप देखिए, आप जो आपने यहाँ पे पोटेंशियल इस कैपेसिटर को दिया, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई की, ईएमएफ अप्लाई किया. इसका मतलब जो उसको हम वी से भी डिनोट करते हैं या ई से भी डिनोट करते हैं, तो ई की वैल्यू हमने क्या दी यहाँ पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड साइन इज अ साइनसॉइडल वेव. ये दिस इज अ साइनसॉइडल वेव, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 देन 190 डिग्री 1 हो गया, फिर 180 डिग्री 0 हो गया, इस तरीके से, ठीक है. तो इसलिए हमने इस फॉर्म में जो एनर्जी दी इसको हम साइनसॉइडल वेव बोलते हैं, ठीक है. सो अब इसमें जब आपने वोल्टेज दी तो इसमें कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो पोटेंशियल क्या डेवलप हो गया आपके पास, Q बाई सी. ये कहाँ से आया, Q इज इक्वल टू सी वी, फॉर्मूला आपने कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है. Q इज इक्वल टू सी वी मीन्स जितना ज़्यादा आप चार्ज देंगे उतनी ज़्यादा उसमें कैपेसिटेंस होगी, ठीक है. सो दिस इज Q इज इक्वल टू सी वी. तो वी विल पुट हियर वैल्यू, दैट इज Q इज इक्वल टू सी वी की वैल्यू आपके पास क्या है, इस इक्वेशन से पुट कर देंगे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. क्लियर. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है कि आपने वोल्टेज अगर ये दी तो आपको इसी फॉर्म में करंट आना चाहिए, मीन्स साइन की फॉर्म में आना चाहिए, चाहे वो π/2 एंगल ज़्यादा हो या कम हो या सेम रहे, जो भी होगा तो इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे. तो इसलिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए. सो व्हाट इज़ करंट, दैट इज़ इक्वल टू, या वी कैन से करंट एट एन इंस्टेंट, चलो कोई बात नहीं, करंट आई एम राइटिंग हियर करंट एट एन इंस्टेंट, दैट इज इक्वल टू dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. उसी को करंट बोलते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो d/dt और डिफ्रेंशिएशन, तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, मतलब मैथ्स ठीक नहीं है, वो बच्चे ध्यान से सुने. डिफ्रेंशिएशन ऑफ हम दिस Q की कर रहे हैं, तो Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस वैल्यू सी एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. आप देखिए अब कितना इंटरेस्टिंग हो गया ये. अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लेंगे. इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, सी ई नॉट, ठीक है, सी ई नॉट, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसकी करेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी की करेंगे. इस साइन ऑफ ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे. इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, सी ई नॉट, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का आएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा. इसका मतलब कॉस ऑफ ओमेगा टी, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसकी, थीटा. थीटा इज व्हाट दिस. अब मैं साइड में लिखता हूँ, जिस बच्चे को नहीं पता है वो ध्यान से सुने. डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साथ में थीटा. तो यहाँ पे थीटा क्या आपके पास, ओमेगा टी है. तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, देखिए हम यहाँ पे डी ऑफ मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ
थीटा, थीटा इज़ व्हाट हियर ओमेगा टी, इसलिए आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ को, ये ओमेगा बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो को ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी बाई डी टी, ये कट जाएगा आपके पास, तो इसलिए आपके पास टर्म बचेगी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू दैट इज़ आई इज इक्वल टू, ये ओमेगा आपका उस तरफ आ जाएगा तो सी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट मीन्स ई नॉट, दिस इज़ नॉट एप्सिलॉन दिस इज़ ई नॉट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या ईएमएफ कोस ओमेगा टी। क्लियर, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे। इसका मतलब ये टर्म हमने दी साइन में वैल्यू दी, मतलब इनपुट जो हमने साइन में दिया साइनसॉइडल वेव, और लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोसाइन आ रहा है, कोस आ रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम देखिए, सो दिस आई इज इक्वल टू वी कैन राइट आई नॉट, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कोस ऑफ थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आई नोट मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब आई नोट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, देखिए आप, आई नोट की वैल्यू होगी ये जो सारी वैल्यू है दैट इज़ दिस इज़ व्हाट, ये वाली वैल्यू सी या ओमेगा सी ई नोट, और इसको लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे, ई नोट बाई ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी। क्यों लिखेंगे, देखिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन बच्चों को क्लास में समझ नहीं आया वो इस बात को ध्यान से सुने। एक्स सी का मतलब है यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी का मतलब यहाँ पे देखिए एक्स सी इंडिकेटिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। और 1 बाई क्यों किया मैंने, क्योंकि जब इसकी वैल्यू को आप ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स ही हो जाएगा ये, तो कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये कैसे टर्म आ गई। देखिए तो ये आपके पास ई नोट बाई, आप देखिए वोल्टेज क्या होता है आई आर, और आपके पास आई क्या आएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, मतलब ई बाई आर। तो यहाँ पे आर क्या है, ये वाला आर है आपके पास, इसका मतलब क्या होगा, ई नोट बाई एक्स सी, ई नोट बाई एक्स सी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि दिस इज़ द करंट एम्पलीट्यूड, दिस इज़ द करंट एम्पलीट्यूड, इसको लिखेंगे हम करंट एम्पलीट्यूड, करंट की मैक्सिमम वैल्यू करंट एम्पलीट्यूड, ओके, वी विल राइट करंट एम्पलीट्यूड। तो ये तो आ गया आपके पास कि जो वोल्टेज इस फॉर्म में दिया हमने, देखिए वोल्टेज हमने इस फॉर्म में दिया, ये वाली फॉर्म में, तो हमारे पास करंट भी इस फॉर्म में हम इसको लेके आ गए, ये देखिए सेकंड इक्वेशन में इस फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में, मतलब इसमें क्या है कि करंट लीड द वोल्टेज बाई एंगल ऑफ पाई बाई टू, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे चल रही है पाई बाई टू, और करंट वोल्टेज से पाई बाई टू आगे चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई करेंगे अभी, मीन्स वोल्टेज और उसके बीच में करंट। नाउ वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स फेज रिलेशनशिप, ओके। ये हमने जो अभी सॉल्व किया, इसके आगे हम करेंगे फेज रिलेशनशिप। अगर आपको ये 3 टॉपिक समझ आ गए तो आप पूरा का पूरा चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज कर दोगे। फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई। सो स्टूडेंट्स, इफ़ वी विल कंपेयर द 2 इक्वेशन, मीन्स ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जो अभी फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली आपने इक्वेशन, मीन्स दिस इज इनपुट, और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन आई दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, एसी सर्किट में, इसका मतलब जो है आपके पास जो करंट है, करंट लीड्स द वोल्टेज, लीड्स द वोल्टेज, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है कितना, या वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको और करके लिखेंगे। या आपके पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज लैग कर रही है, वोल्टेज क्या कर रही है, पीछे चल रही है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, कितना, इन फेज बाई पाई बाई टू, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप इज shown graphically, here you can see this is a graph। आप देखिए ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, सो यहाँ पे इसका मतलब वही ग्राफ किसके बीच में, ई एंड ग्राफ ऑफ, चलो ग्राफ ऑफ ई एंड आई
वर्सेस ओमेगा टी एंड उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे फेज़र डायग्राम एंड फेज़र डायग्राम किसके लिए? फॉर अ कैपेसिटिव एसी सर्किट, इसके लिए करेंगे हम फेज़र डायग्राम। ठीक है, तो अब ये ग्राफ देखिए ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। आप वोल्टेज और करंट को वेरी कर रहे हैं एंगल ओमेगा टी के साथ। तो देखिए अब आपने ये इनपुट दी थी, ये वाली दिस इनपुट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये 0 एंगल है, ये आपके पास पाई एंगल है, ये आपके पास 2 पाई एंगल है, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। अब जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए ठीक है, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये लिख दी मैंने E0, और करंट की वैल्यू क्या होगी? ये देखो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, तो करंट आपका वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट है, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, आपको ये ऐसे करके बता सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट करंट, इसको डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, तो ये आप देखेंगे तो ये इसको अगर मैं लिखूं तो ये एंगल आपके पास देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये देखो π/2। ठीक है, और अगर इसको देखेंगे ये तो बन गया 3π/2 और आपके पास 2π हो गया। ठीक है, तो अब देखो कि जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वोल्टेज की 0 होगी। जब करंट की वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उस टाइम जो आपके पास करंट है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए फिर वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आपके पास कैपेसिटर के केस में ग्राफ प्लॉट की हमने। और अगर हम फेज़र डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको फेज़र डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए आप, ये आपका मान लो यहाँ पे x है और ये x डैश है या x डैश x है, ऐसे करके ऑन x एक्सिस, और ये y एक्सिस है आपके पास। तो y एक्सिस में देखो आपने पहले पढ़ा था वोल्टेज और करंट का ग्राफ रजिस्टर के इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से वोल्टेज आ रही है और दिस मेक्स एन एंगल ऑफ वी कैन से ओमेगा टी विद x एक्सिस। अब देखो आप कि इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा है। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चल रहा है, इंडक्टर में इसका रिवर्स था, वोल्टेज आगे थी। ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, इसका मतलब वोल्टेज से ये π/2 आगे चल रहा है क्या? करंट। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू है और है आपके पास यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू, तो ये वोल्टेज की वैल्यू और इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। तो आपके पास ये फेज़र डायग्राम आ गया। ठीक है, कैपेसिटिव जो कैपेसिटर आपके पास एसी सर्किट में, तो उसका ये फेज़र डायग्राम आ गया। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करने चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के आपके पास, ये देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। तो करंट आपके पास क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज वोल्टेज बाई 1/ओमेगा सी, मतलब वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। ये किस्म का ये है आपके पास, वोल्टेज बाई आर है, ये कंपेयर करें तो आप इसको। ठीक है, तो एक्स सी को हमने क्या लिखा? 1/ओमेगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1/ओमेगा सी, ये आपके पास क्या है कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। जब एसी करंट फ्लो करेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस उसमें एक्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज नोन एज इंडक्टिव नहीं बोलेंगे क्योंकि कैपेसिटर है, तो इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे हम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर का रिएक्टेंस। और इंडक्टर के केस में इंडक्टिव बोल देंगे, वहाँ से एक्सी 2π वो ओमेगा सी आता है आपके पास, ओमेगा एल आएगा वो 2πfl। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप अगर आपको ये डिस्कस करना है, मान लो इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी था, तो इसको वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम? ओमेगा होता है 2π/t, और 2π/t को क्या लिख सकते हैं हम? 2πfc, क्योंकि 1/t इज़ व्हाट? फ्रिक्वेंसी। 1/t इज़ व्हाट? फ्रिक्वेंसी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्वेंसी और एक्ट मीन्स xc इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। इसका मतलब ग्राफ लोड कर रहे हैं xc और इसके बीच में, फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो देखो कैसा ग्राफ बनता है। ये देखिए आप, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, तो आपके पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज़ कर रहा है।
ठीक है। तो ये ग्राफ किसके बीच में है हमारा, ग्राफ जो प्लॉट किया हमने अभी, ग्राफ ऑफ XC वर्सेस F, फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच में ग्राफ है ये। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो मींस जो AC करंट है और DC करंट है वो कैपेसिटर में पास करता है, कौन सा पास करता है और किसको कैपेसिटर ब्लॉक करता है। तो अब देखो क्या करेंगे, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर AC के लिए मैं बात करता हूँ पहले, फॉर AC सर्किट के लिए, AC सर्किट में फ्रिक्वेंसी जो है वो यूनिवर्सली है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ कम आएगा। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम आएगा, रेजिस्टेंस कम आएगा तो आपके पास जो करंट की वैल्यू वो आएगी। इस फॉर्मूले से देख लो आप, I = V/R करके यहाँ स्पेस नहीं है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ I = V/R। तो रेजिस्टेंस कम आएगा तो करंट कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है, इससे कंपेयर करें। लेकिन इसका मतलब AC इसको पास होने देता है। लेकिन फॉर DC की बात करें, फॉर DC में जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 0। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 1/0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट को पास नहीं होने देगा। इसका मतलब इट ब्लॉक व्हाट दिस, इट ब्लॉक्स DC करंट। इसका मतलब मैं एक लाइन लिखूंगा, ये कैपेसिटर ब्लॉक्स किसको, DC करंट को ये ब्लॉक करेगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट AC सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे हम LCR सर्किट। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स।